जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबकॉन्शियस स्टडी में। जैसे कि हमने पिछले क्लास में हिस्ट्री की पिछले क्लास में 3 वंशों के बारे में देखा था, जिसमें पहला था हमारा हर्यक वंश, दूसरा था हमारा शिशुनाग वंश, और उसी में से हमने उसी क्लास में समझा था महाजनपद के बारे में। 16 महाजनपद देखे थे, अर्थात 2 वंश खत्म कर लिए थे, 16 महाजनपद हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसी के आगे जब शिशुनाग वंश क्या होता है, जब शिशुनाग वंश खत्म होता है, अर्थात जो शिशुनाग वंश जब काला शोक, शिशुनाग वंश में जो काला शोक है उसका जो मेन शासक है, उसके बाद जब ये अंतिम शासक जो रहता है शिशुनाग का, नंदी वर्मन को मार करके महापद्म जी शिशुनाग को खत्म कर देते हैं और नंद वंश को स्थापना कर देते हैं। तब यहाँ से आपका नंद वंश स्टार्ट हो जाता है। नंद वंश के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे चर्चा में। सबसे पहले नंद वंश 344 से लेकर के 323 ईसा पूर्व तक था। क्लियर है। इस वंश का सर्वाधिक महाशक्तिशाली संस्थापक महापद्म नंद था। इन्होंने ही क्या किया था, इस वंश का स्टार्ट किया था। इन्होंने ही नंदी वर्मन को खत्म किया था और इन्होंने ही महापद्म ने ही नंद वंश को स्थापना किया था। क्लियर है। जो क्या थे, शूद्र जाति के थे। ये शूद्र जाति के थे। इन्होंने राजपूतों का विनाश करके सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण की। इन्होंने राजपूतों को पूरी तरह से विनाश कर दिया था, अर्थात इन्होंने क्या दिया था, सर्व छत्रांतक। ऐसा इनको लगता था कि पूरी तरह से विनाश कर दिया था, मगर ऐसा नहीं होता। सर्व छत्रांतक का मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। क्लियर है। अर्थात इन्हें अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक था, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आंसर देंगे महापद्म नंद। नेक्स्ट है, इस वंश की जो जाति क्या थी, नाई थी। आप नाई समझोगे, उसको बोलते हैं नाफित। राजा नंद अर्थात नंद के जो प्रधानमंत्री थे, कौन का नाम था उनका, राक्षस। राक्षस का असली नाम, ओरिजिनल नाम क्या था, विष्णुगुप्त। क्लियर है। इस वंश का प्रथम शासक महापद्म नंद था। जैसा कि बताया कि स्थापना इस वंश की इन्होंने ही किया था। केंद्रीय शासन पद्धति का जनक या पिता महापद्म नंद को कहा जाता है। अर्थात जो केंद्रीय शासन पद्धति या सिस्टम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम को जो इन्होंने स्टार्ट किया था, महापद्म नंद को माना जाता है उसका स्टार्टर, मतलब प्रारंभ करता। इसके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इस वंश के धन दौलत के बारे में वर्णन चीनी यात्री हेनसांग द्वारा किया। अच्छा, इस वंश में जितने भी धन दौलत के डिटेल्स है उसको किसने किया था, तो चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा क्या किया गया था, वर्णन किया गया था। व्याकरण के आचार्य पढ़िन, किसके आचार्य, व्याकरण के आचार्य पढ़िन महापद्म नंद के परम मित्र थे। क्लियर। अर्थात जो व्याकरण के आचार्य पढ़िन महापद्म नंद के मित्र थे। इस वंश के शासन काल में उपवर्ष, वर्ष, रुचि, वर, कात्यायन जैसे विद्वान जन्म लिया। ठीक है। इन शासन काल में इसी वंश के शासक ने एक राष्ट्र की विचारधारा दिया। एक राष्ट्र की विचारधारा। इस वंश की जो राजधानी है कौन सी थी, पाटलिपुत्र। इस वंश की जो राजधानी थी हमारी कौन सी थी, पाटलिपुत्र। इस वंश का द्वितीय शासक कौन था, पांडुक। कौन सा था, द्वितीय शासक पांडुक। महापद्म नंद को भार्गव अर्थात दूसरा परशुराम का अवतार भी कहा जाता था। क्लियर है। इस वंश के समय मगध राजनैतिक दृष्टि से अत्यधिक शक्तिशाली राज्य बन गया। ठीक है। राजनैतिक दृष्टि से मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सम्राट महापद्म नंद पहले शासक थे। सम्राट महापद्म पहले शासक थे जिन्होंने गंगा घाटी की सीमाओं का अतिक्रमण कर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक विजय पताका लहराई थी। क्लियर। इसने कलिंग जीतकर एक राठ तथा एक छत्र की उपाधि हासिल की। यह कलिंग जीतकर पूरी तरह मगध में नहीं मिला पाया। ये कलिंग तो जीत लिया लेकिन पूरी तरह मगध में नहीं मिला पाया। इस वंश के अलावा इस वंश का जो अगला शासक था कौन, घनानंद। यह बहुत ही क्रूर शासक था। इसने कलिंग में नहर का निर्माण किया था। कभी कभी कहते हैं कलिंग में नहर का निर्माण किस शासक ने किया था, तो आप लिखेंगे घनानंद। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इस वंश का सबसे लालची एवं धन संग्रही शासक कौन था, घनानंद। लालची बहुत ज्यादा और सबसे ज्यादा धन संग्रह अगर किसी ने किया इस शासक में तो कौन था, घनानंद को गिना जाता है। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया तो उस समय नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। अर्थात जब घनानंद इस यहाँ पर हमारे भारत में जो शासक कर रहा था,
तो तभी सिकंदर ने आक्रमण किया था। विश्व विजेता के सिकंदर ने भारत पर आक्रमण के समय सम्राट घनानंद की विशालतम सेना देख करके हौसला पस्त हो गया। क्लियर। अर्थात जो विश्व विजेता सिकंदर है, भारत में आक्रमण के समय घनानंद की बहुत बड़ी विशाल सेना को देख करके हौसला पस्त मतलब थोड़ा सा उसका हौसला डोला। ठीक है। इतनी विशालतम शक्ति के सामने सिकंदर जैसे महान विश्व विजेता भी नतमस्तक होकर वापस लौटने में ही अपनी भलाई समझी। जैसे कि वापस ऐसे नहीं लौटे थे, उन्होंने कभी कोशिश किया था, लेकिन कैसे उन्होंने वापस लौटे थे हम आगे चर्चा करेंगे। सिकंदर ने भारत जाने के बाद मगध साम्राज्य में अर्थव्यवस्था और अशांति फैल गई। क्लियर। सिकंदर के भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य में अर्थव्यवस्था और अशांति फैल गई। प्रजा घनानंद के अत्याचार से ग्रस्त थे। क्लियर। पूरे राज्य में अराजकता फैली हुई थी। इसने अपने दरबार में चाणक्य को अपमान करके निकाल दिया था, जिस कारण चाणक्य अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से मगध में फैली अराजकता और विस्फोटक स्थिति का लाभ उठा करके घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना की। क्लियर। अर्थात अभी हम पढ़ रहे थे नंदवंश। नंदवंश की जो स्थापना की है महापद्म नंद ने किया था। महापद्म नंद के बाद घनानंद शासक बहुत क्रूर शासक था, अर्थात इससे कोई मतलब नहीं रहता था प्रजा से। तो जब इसके समय आक्रमण हुआ सिकंदर का, तो सिकंदर को चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा भगा दिया गया है, मतलब वहां से चले गए थे। इसके बाद जब घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हत्या कर दी, जिसके कारण अब चंद्रगुप्त मौर्य जो चंद्रगुप्त हैं उनका वंश चलेगा मौर्य वंश। क्या चलेगा? मौर्य वंश। तो हम देखेंगे थोड़ा से मौर्य वंश स्टार्ट होने से पहले आज हम देखेंगे मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व भारत पर विदेशी द्वारा आक्रमण, मतलब बहुत से आक्रमण हुए, लेकिन यहाँ पर देखेंगे जब भारत पर आक्रमण हुए उसके बारे में, विदेशियों से आक्रमण। भारत के पूर्वी क्षेत्र मगध एक शक्तिशाली राज्य था। ये अगल बगल के छोटे राजाओं को हराकर भारत में पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी गई। ठीक है। किंतु भारत में पश्चिमोत्तर क्षेत्र पंजाब में छोटे छोटे राजाओं का शासक था, जो कमजोर शासक थे, जिस कारण विदेशी आक्रमणकारी पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ही आक्रमण किया। भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान फारस के हखमानी वंश के राजा ने किया। हखमानी वंश के संस्थापक सायरस द्वितीय थे। अर्थात भारत पर हम विदेशी आक्रमण देखे ना पहला, तो कौन था? हखमानी वंश के एक राजा थे, जो हखमानी वंश के संस्थापक कौन थे? सायरस द्वितीय, ईरान के हखमानी वंश के राजा के लिए। क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि इस वंश का शासक डेरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा था। कौन सा? डेरियस प्रथम। इसे गंधार तथा कम्बोज को हरा दिया था। इसने गंधार तथा कम्बोज को हरा दिया था। इसने भारत में फारसी शासन का विस्तार किया। डेरियस प्रथम के बाद फारस का शासन जेरेक्स प्रथम बन गया। ठीक है। फारस का शासन कौन बन गया? जेरेक्स प्रथम। जेरेक्स प्रथम के बाद डेरियस तृतीय, डेरियस थर्ड फारस का शासक बना। इस वंश के अंतिम शासक डेरियस थर्ड को सिकंदर ने पराजित कर दिया था। क्लियर। और हकमनी वंश को अंत कर दिया था और फारस पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था, अर्थात सिकंदर ने ही हरा दिया। नेक्स्ट हमारा क्या है? मकदूनिया अर्थात यूनानी आक्रमण। अभी हम पढ़ रहे थे फारस का। ईरान आक्रमण के बाद भारत पर दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण यूनानियों द्वारा हुआ। फारसी शासक ईरान डेरियस तृतीय को सिकंदर ने युद्ध में मार दिया और फारस देश पर अपना अधिकार कर लिया था। यूनान के राजा कौन थे? फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर था। यूनान के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर था। इनकी माता का नाम ओलंपिया था। यह अपने पति को जहर देकर हत्या कर दी थी। अर्थात ओलंपिया ने अपने पति को जहर दे करके हत्या कर दी थी। सिकंदर का जो मूल नाम था अलेक्जेंडर मेसोडोनियन था। क्लियर। इनका जन्म मेसोडोनिया अर्थात पेला है 300, पेला में एक कोई गांव होगा शायद, 356 ईसा पूर्व में हुआ था। क्लियर। इसकी पत्नी रुखसाना अर्थात रेक्सोना भी कहीं कहीं पढ़ते हैं। रुखसाना के पिता फारसी शासक शाहदारा थे। कौन थे? शाहदारा। इसके घोड़े का नाम क्या था? वुके फराल। कभी कभी कहीं कहीं क्वेश्चन आता है हमारा ब्यूसे फेरुल्लू या बहुकेफला था। इसके गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो था, जिन्होंने अफलातून कहा जाता है। क्या? जिनको अफलातून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफलातून। प्लेटो का गुरु कौन थे? सुकरात।
जिन्होंने जहर का प्याला दे करके मार दिया गया था। आप इनके सुकरात को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, ये एक दार्शनिक थे। और अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो गुरु सुकरात, और अरस्तु के गुरु थे सिकंदर के। भारत में सिकंदर का सबसे पहला सामना तक्षशिला के राजकुमार आम्बिक से हुआ। किससे हुआ? आम्बिक से। वहाँ के राजा आम्बिक ने सिकंदर की अधीनता से, अर्थात जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया तो सबसे पहला जो राजा मिला वो आम्बिक से हुआ। आम्बिक कहाँ के थे? तक्षशिला के राजकुमार थे। वहाँ के राजा ने ऑटोमेटिक सिकंदर से अधीनता स्वीकार कर ली सिकंदर की, और गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। गंधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। 328 ईसा पूर्व में सिकंदर ने ईरान और अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त किया। 328 ईसा पूर्व सिकंदर ने ईरान और अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त किया। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पंजाब के राजा पुरु अर्थात पोरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ। अर्थात जो पंजाब के राजा पोरस थे और सिकंदर के बीच झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में पोरस हार गए, किंतु पोरस की वीरता को देख करके सिकंदर ने उन्हें मित्र बना लिया। अर्थात वो हारने के बाद इतना लास्ट समय तक लड़ा, और हारने के बाद भी उनको वीरता को देख करके सिकंदर ने उनको क्या कर दिया? उनको अपना मित्र बना लिया। और सिकंदर की पत्नी रेक्सोना ने पोरस की कलाई पर राखी बांधकर उनको भाई बना लिया। ठीक है। 326 ईसा पूर्व में हुए इस युद्ध को झेलम वितस्ता या हाइडेस्पीज का युद्ध कहते हैं। 326 में जो ये युद्ध है ना, इसको क्या बोलते हैं? 326 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था, जिसमें झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध, हाइडेस्पीज का युद्ध कहते हैं। सिकंदर स्थल मार्ग से 326 ईस्वी में वह अपनी सेना के साथ भारत से लौट गया था। क्लियर? 326 में युद्ध हुआ, 325 में भारत से लौट गया था। 323 ईस्वी में इराक के बेबीलोन में, अर्थात बेबीलोन में डायरिया बोलते होने के कारण क्या हो गया? डायरिया हो गया था। किसको? सिकंदर को। डायरिया होने के कारण सिकंदर की 33 वर्ष की अवस्था में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बेबीलोन का झूलता बगीचा 7 अजूबों में से एक है। सिकंदर भारत से कुशल बढ़ाई प्राप्त करना चाहता था। क्या? कुशल बढ़ाई प्राप्त करना चाहता। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा। कितने महीने तक रहा? 19 महीने तक रहा। सिकंदर के साथ भारत आने वाला लेखक नियारकस था। आने सिक्रेटस और अस्टिबुलस थे। सिकंदर हिंदुकस पर्वत, खैबर दर्रा को पार करके भारत आया था। क्लियर? सिकंदर की सेना ब्यास नदी अर्थात हाइफेनिया पार करने से मना करती, अर्थात ब्यास नदी को नहीं पार किया, भारत में ब्यास नदी से लौट गए थे। सिकंदर अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन उसकी सेना ने ब्यास नदी के रौद्र रूप को देख करके भारत में युद्ध के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अतः स्थल मार्ग से 325 ईस्वी पूर्व अपनी सेना के साथ भारत से लौट गया। सिकंदर का थल सेना के सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। क्या था? सेल्यूकस निकेटर। जबकि जल सेना का सेनापति नियारकस था। जो थल सेना का सेनापति क्या नाम था? ये कभी क्वेश्चन आता था, सेनापति थल सेना का सेल्यूकस निकेटर, और जल सेना का पति कौन सा? नियारकस। सिकंदर तथा उसके घोड़े बुके फराल था। क्या था? सिकंदर तथा उसके घोड़े बुके फराल, उसके घोड़े का नाम बुके फराल था, जिसके नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर एक नगर भी बसाया था, सिकंदर का मकबरा, जिसको बेबीलोन में। सिकंदर का मकबरा कहाँ पर है? बेबीलोन में। क्लियर? सिकंदर का पुत्र सिकंदर चतुर्थ था। क्या था? सिकंदर चतुर्थ, जिसकी पत्नी क्या थी? अर्थात कौन सी पत्नी का पुत्र था? रुखसाना। अर्थात सिकंदर का पुत्र सिकंदर चतुर्थ था, जो पत्नी रुखसाना का पुत्र था। सिकंदर लड़ाई में खुद सेना के आगे होकर लड़ने लगता था। अर्थात सिकंदर लड़ाई में खुद सेना के आगे होकर के लड़ने लगता था, जिससे सेना का मनोबल बढ़ जाता था। सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है कि वह अब उस समय का यूनान के लोगों को विश्व की जितनी जानकारी थी उस सभी क्षेत्रों को जीत लिया था। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि सारे विश्व को तो नहीं जीता था, लेकिन विश्व की जितनी भी जानकारी थी यूनान के लोगों को, तो उतनी जानकारी उन सबको जीत लिया था। सिकंदर पूरी दुनिया में 60% भाग को जीत लिया था। कितना? पूरी दुनिया को 7% भाग। सिकंदर ने एशिया माइनर अर्थात तुर्की, सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, सिंध, गंधर्व, कंबोज जीत लिया था। क्लियर? सिकंदर को पूरी दुनिया जीतने का सपना उसके गुरु अरस्तु ने दिखाया था।
क्लियर। अब हम देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन। जितने भी हमारे क्या हो गए हैं राज्य, जितने भी हमारे महाजनपद हो गए हैं और वंश हो गए हैं, उनसे संबंधित हम देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन। तो पहला हमारा क्वेश्चन है मगध की राजधानी। मगध की राजधानी कौन है? ग्रीव्रज। ग्रीव्रज कौन सी है? मगध राजधानी ग्रीव्रज। दूसरा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हर्षक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। हम सबसे पहले जो वंश पढ़ा था उसमें आपने देखा होगा बिंबिसार मगध की राज्यपद्धि पर बैठा। क्लियर। 544 ईस्वी पूर्व। कब? 544 ईस्वी पूर्व। बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाई राजगृह। कहाँ पर बनाई? राजगृह। बिंबिसार ने मगध पर शासन किया लगभग 52 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक। भारतीय इतिहास में नियमित एवं स्थायी सेना रखने वाला पहला जो शासक था वो कौन सा था? बिंबिसार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपद युग में मगध सबसे आक्रामक महाजनपद के रूप में उभरा। मगध के साम्राज्य का विस्तार शिकार कौन सा महाजनपद हुआ? अंग। क्लियर। अर्थात इसके क्वेश्चन को अच्छे समझेंगे। इसमें कहा महाजनपद युग में मगध सबसे आक्रामक महाजनपद के रूप में उभरा। मगध के साम्राज्य विस्तार का पहला जो शिकार कौन सा महाजनपद हुआ? वो था अंग। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कहाँ पर? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से। क्लियर। दूसरा, वैशाली के चेटक की पुत्री चिल्लाने से और मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से। 3 विवाह उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वंश भारतीय इतिहास में पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है? तो हम उसको देखेंगे हर्षक। इसी वंश में, हर्षक वंश में ही ने अपने पिता को अर्थात अजातशत्रु ने अपने पिता को मार दिया था। इसलिए मगध पर शासन करने वाला गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? तो हम देखेंगे शिशुनाग वंश। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम मगध है? तो महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिव्रज है? तो मगध की राजधानी कौन सी? गिरिव्रज। मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किस शासक के द्वारा स्थानांतरित कर दी? अजातशत्रु। अजातशत्रु का उपनाम था कुड़िक। क्या था? कुड़िक। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा था। कौन बैठा था? उदयन। क्लियर। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। किसने की थी? उदयन। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। हर्षक वंश का अंतिम राजा कौन था? उदयन का पुत्र नागदशक। नागदशक को अपदस्थ करके, ठीक है, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। नागदशक को अपदस्थ करके उसके अमात्य ने 412 ईसा पूर्व मगध में किस शासक की स्थापना की थी? शिशुनाग वंश की। क्लियर। नेक्स्ट है शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की वैशाली में। शिशुनाग की उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्मन। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। घनानंद समकालीन था सिकंदर का। क्लियर। इसी समय में सिकंदर राजकुमार के था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कितने वर्ष रहा? जो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त दरबार में कितना? 6 साल तक था पूरा। बिंदुसार के लिए यूनानी स्रोतों में कौन सा नाम आया? अमित्रोकेट्स। कौन? अमित्रोसोकेट्स। मगध साम्राज्य का अंतिम विस्तार कलिंग विजय के रूप में था। इसकी शुरुआत किस विजय से हुई थी? अंग विजय से। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया। क्या बोला? मंसक। क्या था? मंसक। इसके बाद मगध का कौन राजा सिकंदर महाने के समकालीन था? घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर राजवंशों में से किसका एक शासन था? तो अब आएगा नंद वंश था। नंद का शासक था। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था? पोरस। क्लियर। ये बहुत वीर थे सच में। सिकंदर बिन को मित्र बना लिया था। और नेक्स्ट क्लास में हम समझने वाले हैं मौर्य वंश। क्लियर। तो मौर्य वंश से आपको अभी क्या करना है, हम अब नेक्स्ट क्लास में समझेंगे मौर्य वंश। तो हमने आज कौन कौन सा धर्म खत्म कर दिया? नंद वंश खत्म कर दिया और विदेशी द्वारा भारत पर आक्रमण।
क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए जय हिंद।